बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थॉर द डार्क वर्ल्ड। हमने द एवेंजर्स मूवी के अंत में देखा था कि थॉर लोकी को अपने साथ बंदी बनाकर टेसरेक्ट की मदद से वापस एसगार्ड आ जाता है और अब वो अपने पिता ओडिन के सामने है जो एसगार्ड के राजा हैं। वो लोकी को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे और जो गलत काम तुमने किए हैं उन सब को थॉर को ठीक करना होगा। वही एसगार्ड का राजा होगा और 9 रियासतों में वही शांति लेकर आएगा। अब यहाँ पर बाइफ्रॉस्ट भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है जिसे थॉर ने अपने हथौड़े से तोड़ दिया था। थॉर हाइमदाल के पास जाता है। वो थॉर को बताता है कि बहुत जल्दी 9 की 9 रियासतें एक ऐसे सीक्वेंस में आने वाली हैं जहां से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के छुपे हुए रास्ते खुल जाएंगे और ऐसा पहले भी हुआ था। और यहाँ से कहानी जाती है अतीत में जहाँ पर हमें बताया जाता है कि उजाले से पहले इस पूरी दुनिया में अंधकार था और अंधकार से बुरी शक्तियां और बुरे लोग जन्मे और इन्हीं में से एक था डार्क एल्फ मेलिकित जो दोबारा से इस पूरी दुनिया को अंधकार में बदलना चाहता था। और ऐसा सिर्फ एक ही पदार्थ से किया जा सकता था जिसे ईथर कहा जाता है। और जब 9 रियासतें यानी कि 9 के 9 ग्रह एक ही सीक्वेंस में आए जिससे 9 की 9 रियासतें एक दूसरे से जुड़ गई तो मेलिकित ने उसमें ईथर छोड़ दिया। पर इससे पहले कि ये पूरी तरह से घटता एसगार्ड ने ईथर उससे छीन लिया जिस वजह से मेलिकित की हार हो गई और थॉर के दादा बोर ने उस ईथर को जो कि बहुत ही खतरनाक तत्व था उसे जमीन की गहराइयों में कहीं छुपा दिया। हाइमदाल थॉर को बताता है कि ऐसा दोबारा होने वाला है। 9 की 9 रियासतें एक बार फिर से एक ही सीक्वेंस में आने वाली है। वहीं धरती में जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो अपने 2 दोस्तों के साथ एक अबेंडेंट जगह में जाती है। दरअसल इन्हें यहाँ पता चला होता है कि कुछ अजीब घट रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। एक बच्चा आगे जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रक होता है और जैसे वो उसे थोड़ा सा उठाता है वो पूरा का पूरा हवा में तैरना शुरू हो जाता है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वही बच्चे इन्हें एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहां पर कुछ भी डालने से वही चीज ऊपर से वापस आती है और कई बार चीजें वापस भी नहीं आती। अब जेन फोस्टर यहाँ पर अपने मीटर से चारों तरफ सर्वे करना शुरू कर देती है और तभी एक अनजानी शक्ति उसे धकेलना शुरू करती है और जेन फोस्टर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे दीवार के अंदर एक लाल रंग का तरल पदार्थ दिखता है और जैसे वो वहां पर हाथ लगाती है वो सारा का सारा उसके शरीर के अंदर चला जाता है और ये ईथर होता है। वही ईथर जिसे आज से हजारों साल पहले थॉर के दादा ने जमीन की गहराइयों में कहीं दफना दिया था। और ठीक इस घटना के बाद डार्क एल्फ मेलिकित जो ईथर से 9 दुनियाओं को 9 रियासतों को अंधकार में बदलना चाहता था जो हजारों सालों से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था वो जाग जाता है। अब जेन फॉस्टर को होश आता है और वो देखती है कि उसके चारों तरफ कोई भी नहीं है और जब वो बाहर जाती है तो वहां पर पुलिस होती है। दरअसल उसकी दोस्त ने पुलिस को कॉल किया होता है। इस बात से जेन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ पर शील्ड के लोग आ जाएंगे जो इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे। मुझे यहाँ पर रिसर्च करनी थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम पिछले 5 घंटों से गायब थी। ये सुनकर जेन फोस्टर शॉक्ड हो जाती है और तभी वो देखती है कि सामने थॉर खड़ा है। दरअसल हाइमदाल जो 9 की 9 रियासतों पर नजर रखता है उसने थॉर को बताया था कि उसे कहीं भी जेन फोस्टर नहीं दिख रही। इसीलिए थॉर जेन फोस्टर जिससे वो प्यार करता है उसकी खबर लेने के लिए पृथ्वी पर आया होता है। जेन फोस्टर अब पुलिस वालों के पास जाती है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुसी थी। पर जैसे वो उसे हाथ लगाते हैं एक ब्लास्ट होता है और सारे के सारे पुलिस वाले गिर जाते हैं। थॉर जेन फोस्टर के पास जाता है। वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर एसगार्ड आ जाता है जहां थॉर के पिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो थॉर को कहते हैं कि इस लड़की को वापस मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर छोड़कर आ जाओ। पर जैसे एसगार्ड के 2 लोग जेन फोस्टर को हाथ लगाते हैं तो उन्हें झटका लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। ओडिन अब जेन फोस्टर को चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जेन फोस्टर के अंदर वो खतरनाक तत्व जिसे ईथर कहा जाता है वो है। वो ये बात थॉर को बताते हैं। वहीं थॉर जेन फोस्टर को बताता है कि हाइमदाल को तुम दिख नहीं रही थी इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। दरअसल 9 की 9 रियासतें एसगार्ड के चारों तरफ घूमती है लेकिन 5000 साल में एक वक्त ऐसा आता है जब ये सब की सब एक लाइन में आ जाती हैं जिससे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ये कुछ ही वक्त के लिए होता है। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। एक बार ये समय टल जाता तो उसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आ पाती। वहीं अब मेलिकित अपने एक खास सिपे सलार के अंदर एक ऐसा पदार्थ डालता है जिससे उसकी शक्ति
शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे जानबूझ के एसगार्ड की जेल में एक बंदी बनाकर भेज देता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने असली रूप में आता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहीं पर लोकी भी बंदी होता है और लोकी उसे आगे का रास्ता बताता है, कहता है कि तुम्हें बाईं तरफ सीढ़ियों से नीचे जाना चाहिए। अब मेलिकित भी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जो किसी भी कीमत पर 9 दुनियाओं को खत्म करने के लिए ईथर हासिल करना चाहता है। उसे पता है कि ईथर जेन फॉस्टर के शरीर में है, लेकिन यहाँ पर थॉर की मॉम होती है जो उसके सामने आ जाती है। पर तभी यहाँ पर मेलिकित का वही दैत्य जिसकी शक्तियां उसने बढ़ाई थी वो आ जाता है। वो थॉर की मॉम को पकड़ लेता है। मेलिकित पूछता है कि मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है जिसके शरीर में ईथर है, पर थॉर की मॉम नहीं बताती। इसीलिए वो दैत्य अपनी तलवार थॉर की मॉम के शरीर के आर पार कर देता है। थॉर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने हथौड़े से मेलिकित पर वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर इससे पहले कि वो मेलिकित को पकड़ता, मेलिकित का दैत्य उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। थॉर की मॉम की मृत्यु हो जाती है, जिससे थॉर, ओडिन और साथ ही लोकी, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपनी माँ से करता था, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। थॉर ओडिन को कहता है कि मैं जेन फॉस्टर को लेकर अंधेरे की दुनिया में जाना चाहता हूँ। मेलिकित उसके पीछे जरूर रहेगा क्योंकि ईथर उसे चाहिए और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन ओडिन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। थॉर कहता है कि अगर वो यहाँ पर आया तो हमारे भी कई लोग मारे जाएंगे। ओडिन कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर आया तो उसकी जिंदगी का खात्मा हमारे हाथों से होगा। थॉर अब लोकी के पास जाता है। लोकी अभी तक उस गिल्ड से बाहर नहीं निकला होता क्योंकि मेलिकित के दैत्य को, जिसका नाम एल्ग्रिम था, उसी ने उसे वो रास्ता दिखाया था जिस रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी मॉम से हुई। कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम की मौत का कारण खुद को समझता है और अब वो मेलिकित और उसके दैत्य से बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो थॉर का साथ देने का फैसला करता है। दरअसल इस दुनिया से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है यानी कि बायफ्रॉस्ट, उसे ओडिन ने बंद कर दिया है और अब लोकी जानता है कि यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता कौन सा है। वो थॉर और जेन फोस्टर की एसगार्ड से बाहर निकलने में मदद करता है और जब मेलिकित को ये बात पता चलती है कि जेन फोस्टर अब एसगार्ड में नहीं है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अब हमें एसगार्ड पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की हमें तलाश है वो हमारी तरफ चली आ रही है। थॉर, लोकी और जेन फोस्टर अंधेरे की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर मेलिकित और उसके सिपाही होते हैं। लोकी यहाँ पर थॉर को धोखा देता है। वो उस पर चाकू से वार करता है और इसके बाद वो मेलिकित से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ और वो जेन फॉस्टर को उनके हवाले कर देता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए जहां से मैं एसगार्ड को जलते हुए देख सकूं। मेलिकित का सबसे ताकतवर सिपाही एल्ग्रिम, जिसने थॉर और लोकी की मॉम को मारा था, वो कहता है कि मैंने इसे एसगार्ड की जेल में देखा था, ये एसगार्ड का दुश्मन है। और अब मेलिकित को भी उस पर विश्वास हो जाता है और इसके बाद वो जेन फॉस्टर के शरीर के अंदर से ईथर निकालना शुरू करता है और जैसे ही सारा ईथर बाहर आ जाता है, लोकी अपनी मायावी शक्ति से थॉर के उस हाथ को जोड़ देता है जो उसने काट दिया था। दरअसल इन दोनों का एक प्लान था। ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जेन फॉस्टर के शरीर से सारा ईथर निकल जाए, जो कि अब निकल चुका है और अब थॉर अपने हथौड़े से बिजली चमकाता है ताकि वो ईथर को नष्ट कर दे और तभी एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि ईथर नष्ट हो गया, लेकिन इस शक्तिशाली पदार्थ को नष्ट करना नामुमकिन है। सारा का सारा ईथर मेलिकित के शरीर के अंदर चला जाता है और अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है। मेलिकित यहाँ से निकल जाता है पर अपनी सेना को और अपने सबसे बड़े योद्धा एल्ग्रिम को इन्हें मारने के लिए छोड़ देता है। लोकी और एल्ग्रिम के बीच में लड़ाई होती है। वो लोकी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि तलवार भी उसके शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन लोकी ने उसके शरीर में एक ऐसा विस्फोटक फिट कर दिया होता है जिससे वो शून्य में चला जाता है, यानी कि लोकी ने उसे मार दिया। उसने अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया क्योंकि एल्ग्रिम ने ही उसकी मॉम को मारा था। लोकी भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। थॉर की गोद में वो अपना दम तोड़ देता है, जिससे थॉर को बहुत दुख होता है। थॉर और जेन फोस्टर यहाँ से गुफा में जाते हैं और तभी जेन फोस्टर का फोन रिंग होता है। वो हैरान हो जाती है कि दूसरी दुनिया में उसका फोन रिंग कैसे हुआ। और वो यहाँ देखती है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसने धरती पर बच्चों के साथ फैक्ट्री के अंदर उस पोर्टल में डाली थी जहाँ से चीजें गायब हो जा रही थी और वो चीजें यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि धरती का रास्ता यहीं से है और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। वो मिडगार्ड यानी कि धरती पर पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर एरिक के पास जाते हैं। डॉक्टर एरिक इन सबको बताते हैं
कि यहाँ पर एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ से 9 रियासतों तक पहुंचा जा सकता है और मेलिकित को यहाँ पर आना पड़ेगा अगर वो सारी की सारी रियासतों को अंधेरी की दुनिया में बदलना चाहता है। थॉर समझ जाता है कि उसे मेलिकित कहाँ मिलेगा, इसीलिए सब के सब ग्रीनविच पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेलिकित भी आ जाता है और अब मेलिकित की ईथर की पावर और थॉर का हथौड़ा आपस में टकराते हैं। वहीं जेन फोस्टर और डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है जो ग्रेविटी की मदद से यहाँ पर अलग अलग जगह पर पोर्टल्स खोलती है, जिससे मेलिकित के बहुत सारे सिपाहियों को गायब करके दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। और अब थॉर पूरी शक्ति से अपने हथौड़े से मेलिकित के ऊपर प्रहार करता है, जिससे दोनों के दोनों एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये इसी तरह से एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में गिरते रहते हैं, जिससे अलग अलग दुनियाओं में पहुंच जाते हैं। थॉर मेलिकित से अलग हो जाता है और अब मेलिकित को मौका मिल जाता है जब वो ईथर को 9 की 9 दुनियाओं में डालना शुरू करता है ताकि अंधकार का राज हो। तभी यहाँ पर थॉर आ जाता है और वो जेन फोस्टर और डॉक्टर एरिक के उन यंत्रों से जिससे ग्रेविटी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे दूसरी दुनिया के पोर्टल्स अलग अलग जगहों पर खुल जाते हैं, वो मेलिकित की तरफ उसे फेंकता है और जब मेलिकित उसे पकड़ता है तो उसका एक हाथ दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसी तरह से उसका दूसरा हाथ भी थॉर दूसरी दुनिया में भेज देता है और अब वो उसकी तरफ भागता है और तभी थॉर के हाथ में उसका हथौड़ा आता है, जिससे वो मेलिकित के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है। मेलिकित दूर जाकर गिरता है और तभी जेन फोस्टर अपने यंत्र से वहां पर ग्रेविटी कंट्रोल करके उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। थॉर बेहोश हो जाता है और अब मेलिकित का बहुत बड़ा यान थॉर के ऊपर गिर रहा होता है। जेन फोस्टर उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाती है, पर तभी दिखाया जाता है कि वो यान भी पोर्टल खुलने से उसी दुनिया में चला जाता है जहां पर मेलिकित गया होता है और वो मेलिकित के ऊपर गिर जाता है, जिससे मेलिकित की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद थॉर वापस एसगार्ड पहुंच जाता है जहां पर वो अपने पिता और एसगार्ड के राजा ओडिन के सामने होता है। ओडिन उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपनी जान लगा दी 9 रियासतों को बचाने के लिए और अब हम चाहते हैं कि तुम एसगार्ड की राजगद्दी को संभाल लो। थॉर कहता है कि मैं 9 रियासतों की हमेशा रक्षा करूंगा, लेकिन अभी राजा बनने का सही वक्त नहीं आया। वो यहाँ पर लोकी की बहादुरी की गाथा भी उन्हें सुनाता है। वो बताता है कि किस बहादुरी से लोकी ने उसका साथ दिया और अपनी जान दे दी। थॉर यहाँ से चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि राजा ओडिन नहीं होते, बल्कि ये लोकी होता है जो भेष बदलकर यहाँ पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है क्योंकि वो एसगार्ड का राजा बनना चाहता है। इसके बाद एसगार्ड से वॉल्स्टैग और सिर्फ कलेक्टर नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और ये दोनों उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम ईथर को अपने पास रखो। ईथर को रियलिटी स्टोन भी कहा जाता है। कलेक्टर कहता है कि तुम ईथर को यानी कि रियलिटी स्टोन को एसगार्ड में क्यों नहीं रखना चाहते। वो उसे बताते हैं कि एसगार्ड में पहले से टेसरेक्ट है और हम नहीं चाहते कि 2 इन्फिनिटी स्टोन एक ही जगह पर रहें। ये दोनों चले जाते हैं और कलेक्टर ईथर को देखते हुए कहता है कि 1 आ चुका है, 5 और बाकी हैं, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन 5 और भी हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेन फोस्टर थॉर को बहुत मिस कर रही होती है और थॉर उससे मिलने के लिए मिडगार्ड यानी कि धरती पर आता है, जिससे जेन फोस्टर को बहुत खुशी होती है। तो ये थी पूरी कहानी थॉर द डार्क वर्ल्ड की। ये मूवी ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $150 to $170 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $644 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।